अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डिस्कशंस ऑन पल्मोनोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन वन है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवेलप्स फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है, इसकी तीन लेयर होती है हमारे पास: एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। हर लेयर से डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, सारे किसी न किसी लेयर से वो डेवलप हुए हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिस लेयर से वो डेवलप होता है, वो है हमारे पास एंडोडर्म। तो आपने ये याद रखना है एंडोडर्म से आपका। तो वन बाय वन हम जितने भी अब सिस्टम्स डिस्कस करेंगे आगे, जीआईटी हमारा रीनल सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे कि सबकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो कहाँ से डेवलप होता है? एंडोडर्म से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बीटा बन जाता है, एंडोडर्म। आगे चलते हैं, फिर अगला सवाल करते हैं, द रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम अपीयर्स ड्यूरिंग विच वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब वो पूछ रहे हैं हमसे कौन सी वीक में जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है? अपीयर्स होना शुरू हो जाती है, और वो आपके पास है फोर्थ वीक, ड्यूरिंग फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट पे जो हमारा रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है, जो हमारी लंग डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक लंग बर्ड बनता है, उसके अब ये जो आपकी स्टेजेस हैं, लंग्स कैसे डेवलप होता है, उसके आपके पास पांच स्टेजेस हैं, जिनका एक निमोनिक है, एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्विलाई। ठीक है, ये एक आपके पास निमोनिक है, स्टेजेस याद रखने के लिए। एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्विलाई। ई फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। P for pseudoglandular, pseudoglandular stage. C for canalicular stage. S for secular stage. और लास्टली A for alveolar stage। ठीक है, तो आपके पास ये स्टेज है: एम्ब्रियोनिक स्टेज, सूडोग्लैंडुलर, कैनालिकुलर, सेकुलर एंड एल्व्यूलर। अब हर एक स्टेज डिफरेंट डिफरेंट वीक्स पे डेवलप होगी, और हर स्टेज से डिफरेंट डिफरेंट आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डेरिवेटिव्स हैं, वो क्या होंगे? डेवलप होंगे। तो याद रखने वाली बात ये है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है, जहाँ से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है, वो कहाँ से किस वीक में स्टार्ट होता है, अपीयर होता है? वो होता है फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट पे। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं, विच स्टेज ऑफ लंग डेवलपमेंट करेस्पॉन्ड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल सैक। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हर एक जो भी स्टेज है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके जो लंग्स के पार्ट हैं, वो डेवलप होंगे। अब वो पूछ रहे हैं आपके पास टर्मिनल सैक जो है आपका, वो किस स्टेज में जाके आपके पास बन जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास है सेकुलर स्टेज है। सेकुलर स्टेज जो है आपके पास, उसमें जाके जो टर्मिनल सैक है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पे आपका चार्ली ऑप्शन करेक्ट बन जाता है, सेकुलर स्टेज। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, इनको याद रखिएगा। आगे वो कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। तो जब हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन ऐसा जोन है जो जिसका काम ये है कि जो एयर है, आगे से आगे कंडक्ट करते जाना, आगे से आगे कंडक्ट करते जाना। जो रेस्पिरेटरी जोन है, इट इज द जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है, वो कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी जोन में। अब आपका अब कंडक्टिंग जोन, इसको पूरे को हम बोलते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया आपका स्टार्ट हुआ कहाँ से?
फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रेकिया से आपके आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई, ठीक है, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी से डिवाइड हो जाते हैं, आगे फर्दर आपके डिवाइड हो जाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, आगे क्या बन जाता है आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकाई, छोटा सा। सेकेंडरी के बाद आपके पास टर्शरी ब्रोंकाई। फिर टर्शरी ब्रोंकाई कीप्स ऑन डिवाइडिंग अंटिल इट अटेन डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंक्यूल। ठीक है, ट्रेकिया से स्टार्ट हुआ, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई बना, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, और फिर टर्शरी बना। फिर टर्शरी डिवाइड होता होता 2 मिलीमीटर उसने डायमीटर अटेन कर लिया और वो बन गया ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद बनते हैं आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये सारा पार्ट होता है, वो होता है कंडक्टिंग जोन का पार्ट। कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आया, ट्रेकी आया, प्राइमरी ब्रोंका आया, सेकेंडरी ब्रोंका आया, टर्शरी ब्रोंका आया, टर्मिनल ब्रोंकी आया है। ठीक है, ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद आपके पास आ जाती है आपकी बारी किसकी, रेस्पिरेटरी जोन की। तो रेस्पिरेटरी जोन में आपके पास आगे बन जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और उसके बाद एल्व्यूलर सैक, और उसमें आपके एल्व्यूलाई। ठीक है, तो आपके पास अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्व्यूलर सैक्स और एल्व्यूलाई, ये आपके किस में आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी जोन में। सवाल ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से होते हैं, एल्व्यूलर सैक होता है, अभी हमने पढ़ा एल्व्यूलर सैक इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी जोन, तो ये नहीं है जवाब। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, हमने पढ़ा है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये जो यहाँ पे लास्ट में खत्म हो जाता है, वो पार्ट है किसका, कंडक्टिंग जोन का। प्राइमरी ब्रोंका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन, टर्शियरी ब्रोंका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंडक्टिंग। सो एल्व्यूलर सैक इज द पार्ट विच इज द नॉट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास अल्फा बन जाता है यहाँ पे। जी जनाब, आगे वो सवाल करते हैं, विच लोब ऑफ द लंग is most commonly involved in foreign body aspiration in a spine patient। सवाल ये है, कहता है विच लोब ऑफ द लंग इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन इन स्पाइन पोजिशन। अच्छा, मतलब ये है कि कोई बंदा स्पाइन पोजीशन पे है और उसने कोई फॉरेन बॉडी एस्पायरेट कर लिया, तो किस लोब में जाके वो फॉरेन बॉडी रहेगी। ठीक है, तो अब बात यह है कि जो आपका राइट लंग है ना, इट इज अ मोर कॉमन साइट फॉर इनहेल्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका राइट राइट लंग है, किस लिए, क्योंकि आपका जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस है ना, वो वाइडर होता है, वर्टिकल होता है और शॉर्टर होता है। जो आपका राइट ब्रोंकियाई है वो बिल्कुल थोड़ा वाइड सा होता है, ठीक है, वर्टिकल होता है और शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। ठीक हो गया, तो इसलिए कोई भी चीज अगर हम ट्रेक, ये आपका ट्रेकिया है, तो कोई भी चीज आएगी इट इज टेंड्स टू गो इनटू राइट साइड। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं जिनमें आपके पास कोई अगर स्पाइन पोजीशन में हुआ, या लाइंग पोजीशन में हुआ, या अपराइट पोजीशन में हुआ, तो क्या क्या हो सकता है। अब इन्होंने ये पूछा है कि पेशेंट है किसमें, स्पाइन पोजीशन में। स्पाइन पोजीशन में है तो पेशेंट का जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, फॉरेन बॉडी है, किस लोब में जाके ठहरेगा। जो स्पाइन पोजीशन में है ना, स्पाइन पोजीशन में ड्यूरिंग स्पाइन पोजीशन जो फॉरेन बॉडी होती है वो इंटर होती है इनटू राइट लोअर लोब। राइट लोअर लोब में जाके इंटर होती है आपके पास इन केस ऑफ स्पाइन, स्पाइन पेशेंट स्पाइन पोजीशन में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हैं। स्पाइन स्पाइन पोजीशन में आपके पास फॉरेन बॉडी कहाँ जाती है, राइट लोअर लोब पे। अगर बात की जाए वाइल लाइंग पोजीशन, पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, लाइंग पोजीशन में या राइट साइड, लाइंग ऑन राइट साइड, लाइंग ऑन राइट साइड, बंदा राइट साइड पे लेटा हुआ है और कोई फॉरेन बॉडी एस्पायरेट कर लिया, या पेशेंट है प्रोन पोजीशन पे,
तो तब फॉरेन बॉडी कहाँ जाके लगती है? इट यूजुअली इंटर द राइट अपर लोब. In case of spine position, the foreign body will go into right lower lobe. But in case of lying on right side or prone position, the foreign body will go into right upper lobe. ठीक है? While upright position, during upright position, तो तब भी आपके पास जो आपकी फॉरेन बॉडी है वो चली जाती है इनटू राइट लोअर लोब. ठीक है? तो ये आपने, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है रिलेटेड टू एनआरई, तो इसको अच्छे से याद रखना है. स्पाइन पोजीशन में और अपराइट पोजीशन में आपकी फॉरेन बॉडी कहाँ जाएगी? राइट लोअर लोब. लाइंग ऑन राइट साइड या प्रोन पोजीशन में आपकी फॉरेन बॉडी कहाँ जाएगी? राइट अपर लोब पे. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका चार्ली बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स? आपका सर्फेक्टेंट है, केमिकल है, वो रिलीज होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट से. आपके पास जो लंग्स हैं उनके पास, आपके पास दो टाइप्स के सेल्स हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट. ठीक है? तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके गैसियस एक्सचेंज में, और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं दे प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट. ठीक है? टाइप 1 न्यूमोसाइट take part in gaseous exchange and the type 2 pneumocyte produce surfactant. ओके? तो यहाँ पे आपके बीट ऑप्शन करेक्ट बन जाता है. आगे वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन प्रेगनेंसी? ऐसे कौन से लंग वॉल्यूम्स हैं? अब आपको पता है प्रेगनेंसी एक डिफरेंट कंडीशन है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पेशेंट. फिजियोलॉजिकल एक डिफरेंट है प्रेगनेंसी. तो फिर आपके जो लंग वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ते हैं, कम होते हैं, लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, आपके लंग वॉल्यूम वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे लंग वॉल्यूम्स हैं. ओके? अब सवाल ये है कि सब कुछ पढ़ लेते हैं. कहते हैं प्रेगनेंसी में ऑल लंग वॉल्यूम्स डिक्रीजेस, ऑल लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस एक्सेप्ट योर टाइडल वॉल्यूम, टीवी. ठीक है? ये क्या करेगा? ये बढ़ेगा आपका प्रेगनेंसी में. टीवी इंक्रीजेज. ओके? और आपके पास एक और वाइटल कैपेसिटी वीसी, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. जैसे नॉर्मल में होती है वैसे ही प्रेगनेंसी में होगी. ओके? और एक और चीज बढ़ती है, वो है आपके पास एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो कम होती है. ठीक है? जैसे कि आपने हमने पढ़ा है कि प्रेगनेंसी में सारे लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं एक्सेप्ट टाइडल वॉल्यूम. एक आपने ये याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है और सब वॉल्यूम्स पे असर पड़ता है, सब कैपेसिटीज पे असर पड़ता है एक्सेप्ट वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी रिमेन्स अनचेंज. ठीक है? तो फिर वो कहता है, सवाल ये था विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड इन प्रेगनेंसी? क्या? वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी रिमेन्स अनचेंज. व्हाट हैपन टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? इट decreases. What happens to expiratory reserve volume? It decreases. What happens to residual volume? It also decreases. All lung volumes and capacities decreases except tidal volume and vital capacity remains unchanged. तो ये याद रखने वाली बात है, इसको अच्छे से आपने याद रखना. Which of the following medications can exacerbate asthma? अब कुछ आपके पास ये मेडिकेशंस की लिस्ट उन्होंने दी है और वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी मेडिकेशंस है जो आपका जो एज़मा है उसको एक्सजरबेट कर सकते हैं. एस इनहिबिटर, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एनसेड्स और स्टैटिन. अब जो आपके पास मेन चीज है वो है एनसेड्स. एनसेड्स, और एनसेड्स में भी स्पेशली आपके पास है एस्पिरिन. एस्पिरिन एस्पिरिन क्या करती है? एनसेड क्या करते हैं? अगर आपको एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म का पाथवे याद हो तो हमने
दो किस्म के एंजाइम पढ़े थे। एक ही एंजाइम हमने पढ़ा था साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजनेज, साइक्लोऑक्सीजनेज क्या करता है, ये पाथवे होता है आपका ल्यूकोट्राइन पाथवे। ल्यूकोट्राइन पाथवे। जो एस्पिरिन है, जो एस्पिरिन है, ये क्या करती है? एस्पिरिन करके क्या करती है, आपके इस पाथवे को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। क्या करती है, इस पाथवे को आपके पास इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या हो जाती है, प्रोस्ट सॉरी, अब होता क्या है, ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस है, ये आपके ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनाते, ये आपके बनाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन डिफरेंट ई, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, F2, डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप्स है। तो साइक्लो ऑक्सीजनेस से बनते हैं आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन। तो दूसरे दूसरे पाथवे से आपके पास बन रही थी ल्यूकोट्राइन्स। एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन आके साइक्लो ऑक्सीजनेस को खत्म कर देती है, ठीक है ना, जिससे ये पाथवे पूरा इनहिबिट हो जाता है और ल्यूकोट्राइन पाथवे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ल्यूकोट्राइन पाथवे बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्सजर्बेट करेगा किसके, एस्मा के सिम्टम को, ठीक है। एस ने अब दूसरे सिम्टम्स ठीक क्यों नहीं है, अब जो एस इनहिबिटर है ना, एस इनहिबिटर आपको पता है वो उनका ज्यादातर जो साइड इफेक्ट है ये कफ करवाते हैं, ठीक है। तो इनका ज्यादा रोल नहीं है इन इन केस ऑफ एक्सरबेटिंग एस्थमा। एंड सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, सिलेक्टिव, जवाब है आपके पास सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है, जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास मेटाप्रोलोल है, एटिनोलोल है, इनका मिनिमल इफेक्ट होता है एस्मा पे, ठीक है। जबकि जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जैसे कि प्रोप्रानोलोल है, वो एस्मा को वर्स कर सकता है। एक एनसेड्स हैं आपके पास जो एस्मा को वर्स कर सकते हैं, एग्जर्बेट कर सकते हैं, और दूसरे हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या था, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो इनका भी मिनिमल सा रोल होता है। स्टैटिन जो है इनका भी एस्मा पे कोई ज्यादातर असर नहीं होता। अब इस सवाल के हिसाब से एनसेड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस सवाल से दो चीजें जहन में आती हैं, जहन में रख लें, एक एनसेड्स करवाते हैं एस्मा को एग्जर्बेट, और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर वो एग्जर्बेट एस्थमा करवाते हैं, ओके। तो अगर आपके पास इन दोनों में आ जाए, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और एनसेड, फिर आप एनसेड को ही चूज करेंगे, क्योंकि इट इज मोर कॉमन, स्पेशली इन क्या, एस्प्रिन। एस्प्रिन अगर कोई लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा हो तो उसको भी एस्मा हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्मा, ठीक हो गया। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स डिफरेंशिएट्स एस्मा फ्रॉम सीओपीडी इन पल्मरी फंक्शन टेस्टिंग। कह रहा है कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो एस्मा को सीओपीडी से डिफरेंशिएट कर देगा इन केस ऑफ व्हाट, योर pulmonary function test PFT, increased residual volume, reduced FEV1 FVC ratio, increased TLC and significant reversibility after bronchiolitis। चीज ये है, सवाल ये पूछ रहा है एस्मा को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम सीओपीडी, ठीक है। अब जैसा कि हम जब पीएफटीज पढ़ते हैं तो पीएफटीज में FEV1 और FVC हम मेनली देखते हैं, ओके। तो वो दोनों कंडीशन में क्या होती है, डिक्रीज होती है, FEV1 FVC रेशो। तो ये ऑप्शन तो आपके पास गलत हो जाता है, ठीक हो गया। रेजिड्यूल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम भी दोनों केसेस में आपके पास बढ़ा हुआ होता है, तो ये भी खत्म हो जाता है। टीएलसी, टीएलसी भी दोनों केसेस में आपके पास बढ़ा हुआ मिलेगा। ओनली थिंग इज द सिग्निफिकेंट रिवर्सिबिलिटी आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर। क्या होता है जब आप सबसे पहले पेशेंट को करवाते हैं एफ ई पीएफटी करवाते हैं, FEV1 FVC आप रेशियो चेक करते हैं, और वो आ गई <80% आ गई आपके पास, ओके, ये 70% आ गई, तो बन गया कि ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है।
ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में अब दो आपके पास डिजीज हैं, एक होगी आपके पास एस्मा और एक होगी आपके पास सीओपीडी। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करवाएंगे? इन दोनों को डिफरेंशिएट करवाने के लिए आप पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर से नेप करवाते हैं 15 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप पीएफटी रिपीट करते हैं। फिर पीएफटी रिपीट करते हैं आप सिर्फ देखने के लिए FEV1 की रिवर्सिबिलिटी। अगर उसकी रिवर्सिबिलिटी आई 15% से ज़्यादा तो फिर तो डायग्नोसिस बन जाता है एजमा। अगर वो FEV1 सेम रहा, ये बहुत बहुत छोटी सी, उसने कम रिवर्सिबिलिटी दिखाई, तो ये आपके पास डायग्नोसिस बन जाता है COPD का। तो सिग्निफिकेंट रिवर्सिबिलिटी आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर इज द is the finding which differentiates asthma from COPD in PFTs. The correct option is delta. आगे वो कहते हैं इन स्टेटस एस्थमेटिकस arterial blood gases initially shows। अब स्टेटस एस्थमेटिक्स की बात कर रहा है। अब पेशेंट स्टेटस एस्थमेटिक्स में होगा और पेशेंट कर रहा होगा हाइपर वेंटिलेटिंग, हाइपर वेंटिलेट, बहुत ज्यादा सांस ले रहा होगा। बहुत ज्यादा सांस ले रहा होगा तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल रही होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक आपके पास एसिड है। जब एसिड लंग से बाहर जा रहा होगा तो पीछे क्या बच जाएगा? अल्कली। अल्कली बच जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी? अल्कलोसिस। अल्कलोसिस हो जाएगी क्या? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद हाइपोक्सिया, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगी? स्वीयर इन स्टेटस एस्थमेटिकस आपके पास क्या होता है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद हाइपोक्सिया इन इनिशियली, इनिशियली, ठीक है। लेकिन बाद में जाके, लेटर जाके आपके पास यही बन जाती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बन जाता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेशन बहुत ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो CO2 क्या होगी? रिटेन, CO2 की रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब याद रखने वाली बात ये है, इन स्टेटस एस्थमेटिकस जो एबीजीज आप देखते हैं तो इनिशियली एबीजीज, आप एबीजीज का पैटर्न आपको मिलता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। बट बहुत देर बाद जाके वो पेशेंट क्या करता है? हाइपर वेंटिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता। जब हाइपर वेंटिलेशन मेंटेन नहीं करा तो CO2 की रिटेंशन होगी। CO2 की रिटेंशन होगी तो CO2 की क्या है? एक एसिड है। जब एसिड की रिटेंशन होगी तो वो क्या कराएगा? एसिडोसिस, और क्या करवाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बीटा बन जाता है। क्वेश्चन 11, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एज्मा रिजल्ट्स फ्रॉम। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एस्पिरिन जो इंड्यूस्ड एज्मा है वो क्या करता है? रिजल्ट फ्रॉम IgE mediated hypersensitivity, inhibition of cyclooxygenase, increased leukotriene synthesis। अभी हम पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्मा कैसे होता है, कि जो जब हम एस्पिरिन देते हैं तो वो इन साइक्लोऑक्सीजनेज को पाथवे को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है? दूसरा पाथवे स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा पाथवे क्या होता है? लीकोट्राइन। लीकोट्राइन में लीकोट्राइन सब्सटेंसेस ऑफ एनाफिलैक्सिस, ल्यूकोट्राइन एज ए एक्ट करते हैं एनाफिलैक्सिस के तौर पे, ठीक है। वो क्या करवाते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म करवाते हैं, ठीक है, और आपके पास वेजो डायलेशन करवाते हैं। अगर आपको याद हो तो जब एज्मा की पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं तो एक आपके पास सब्सटेंस रिलीज होता है, मीडिएटर रिलीज होता है, और वो आपके पास है क्या? हिस्टामिन। ओके। हिस्टामिन क्या काम करता है? हिस्टामिन भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्रोंकोस्पैज्म करवाता है, बट हिस्टामिन करवाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और लेकिन जो ये जो ल्यूकोट्राइन के सब्सटेंसेस है एनाफिलैक्सिस के, ये भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, ब्रोंकोस्पैज्म करवाएंगे, पर ये क्या करवाएंगे? वेजो डायलेशन करवाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म से एस्पिरिन यूज कर रहा है, लॉन्ग टर्म से एस्पिरिन कर रहा है, तो उसका साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे इनहिबिट रहेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, ल्यूकोट्राइन्स बनते रहेंगे। ल्यूकोट्राइन्स क्या करते रहेंगे? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते रहेंगे, ब्रोंकोस्पैज्म करवाते रहेंगे, जिससे क्या बन जाएगा? एस्पिरिन इंड्यूस्ड एज्मा। क्वेश्चन 12,
40-year-old patient, 40-year-old patient present with nocturnal wheezing. Nocturnal wheezing है पेशेंट को, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट शोज डायर्नल वेरिएशन मोर देन 20%. व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ठीक है, पेशेंट को नॉक्टर्नल वीज है और साथ में क्या है, चेस्ट एक्सरे पेशेंट का नॉर्मल है। तो एज्मा का जो भी आपके पास मोस्टली जो आपके पास एक्सरेज होते हैं एज्मा के, वो नॉर्मल होते हैं। सीओपीडी का एक्सरे आपको पता है नॉर्मल नहीं होता, हाइपर इन्फ्लेशन होती है लंग्स की। ब्रोंकियोटेसिस में आपको हनी कमिंग अपीयरेंस मिलती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का भी आपके पास एक्सरे नॉर्मल नहीं होता। तो ये आपके पास एक किस चीज का एक टिपिकल केस है एज्मा का। क्वेश्चन 13. The best next step in the management of asthma if it is uncontrolled on low dose inhaled corticosteroids. जी जनाब, अब वो आपसे एज्मा की मैनेजमेंट पूछ रहे हैं। एज्मा की मैनेजमेंट हमने पढ़ी हुई है अकॉर्डिंग टू गिना गाइडलाइन। जीना गाइडलाइन, जीना गाइडलाइन आपके पास आपको पता है 5 स्टेप्स हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने उनको एज्मा की क्या करनी होती है, अप्रोच करनी होती है, एज्मा को ट्रीट करना होता है। अब स्टेप 1 में वो क्या कहते हैं कि पेशेंट को आप देनी चाहिए साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, एज नीडेड। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है, आप वो कहते हैं कि पेशेंट को लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें डेली। ठीक है, अब स्टेप 3 की बात करें तो लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड प्लस हम ऐड कर देते हैं लाबा। अगर स्टेप 4 की बात की कर दें तो लो डोज से हम चले जाते हैं मीडियम या हाई डोज की तरफ, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लाबा ऐड कर देते हैं। और स्टेप 5 पे चले जाएं तो हम लामा ऐड कर देते हैं, लामा और आपके पास ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, ओरल, अभी हम चल रहे थे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में आप साबा ऐड कर सकते हैं और प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, स्टेप 2 लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेली। स्टेप 3 में लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लाबा ऐड कर दिया। स्टेप 4 में वही जो लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा था, आपने इसको मीडियम या हाई डोज पे ले गए और लाबा चलता रहा। और स्टेप नंबर 5 पे आप लामा ऐड कर देते हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सवाल ये था पेशेंट इज अनकंट्रोल्ड ऑन लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, मतलब ये कि पेशेंट स्टेप 2 पे है, स्टेप 2 पे है ना, लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है लेकिन उसका एस्मा अनकंट्रोल्ड है। तो स्टेप स्टेप अप हो जाओ आप, स्टेप 2 से स्टेप 3 पे चले जाओ। तो स्टेप 3 पे हमने क्या किया था, लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा था प्लस लाबा कर दिया था, तो ऐड लाबा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बीटा बन जाता है। क्वेश्चन 14. अ पेशेंट A patient presents with severe asthma exacerbation. The immediate management should include all except. अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि पेशेंट आपके पास आया है सीवियर एज्मा एक्सर्बेशन के साथ, इमीडिएट मैनेजमेंट आपने करनी है, सारी करनी है लेकिन एक काम नहीं करना, ऑक्सीजन थेरापी करनी है। पेशेंट हाइपोक्सिक होगा, उसके ऑक्सीजन सिचुएशन कम होगी, ऑक्सीजन देनी है। इनहेल्ड साबा प्लस इप्राट्रोपियम बिल्कुल देनी है। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जी बिल्कुल देनी है। सिडेटिव्स फॉर एंजाइटी। ठीक है, आपने ऐसे पेशेंट को, पहले वो एज्मा एक्सिजर्बेशन के साथ आया है, पहले उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंप्रोमाइज हुआ हुआ है, आप उसको सिडेट कर देंगे तो वो अरेस्ट की तरफ चलता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो आप सीडेटिव ऐसे पेशेंट को नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द ऑप्शन विच वी नॉट डिव इन इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एस्मा। क्वेश्चन 15. सीओपीडी पेशेंट डेवलप्ड सडन सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, सीओपीडी का पेशेंट था
उससे एक सडन सिम्टम हो गए किसके, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स के। जब एक्सरे करवाएगा, एक्सरे वाज डन एंड शो 2 सेंटीमीटर न्यूमोथोरिक्स, व्हाट इज योर मैनेजमेंट? जी जनाब। तो अंडरलाइंग कंडीशन चल रही थी, कोई लंग कंडीशन चल रही थी पेशेंट को, और वो थी सीओपीडी। लेकिन वो अचानक उसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के क्या आ गए, सिम्टम स्टार्ट हो गए। जब एक्सरे करवाया गया तो आपको एक 2 सेंटीमीटर का न्यूमोथोरैक्स मिला। अब उसकी मैनेजमेंट क्या? अब किसी भी अंडरलाइंग लंग डिजीज में अगर किसी पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स डिवेलप हो जाए तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर वो आपके पास जो न्यूमोथोरैक्स है लेस देन 1 सेंटीमीटर है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ऐसे पेशेंट को आपने करना है ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व करना है प्लस आपने उसको ऑक्सीजन थेरापी दे देनी है, ठीक है, क्योंकि उसको एसओबी होगा, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स के सिम्टम में एसओबी है, ठीक है। तो आपने एसओबी भी तो करेक्ट करनी है, ऑक्सीजन देंगे, ऑब्जर्व करना है, और क्या करना है, आपने ऑक्सीजन थेरापी देनी है। अगर न्यूमोथोरैक्स का वो आया है 1 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर आया है तो, और वो पेशेंट अगर स्टेबल है, ओके, 1 to 2 सेंटीमीटर आया और पेशेंट अगर आपका स्टेबल है, तो ऐसे केस में आप करेंगे पेशेंट का क्या कर देना है, नीडल एस्पिरेशन, ठीक है। क्या करनी है, हमने नीडल एस्पिरेशन कर देनी है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है, फिर हमने चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। किसी भी कोई पेशेंट आया आपके पास, अंडरलाइंग लंग कंडीशन चल रही थी, सिम्टम्स आपको नजर आए स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के, एक्सरे करवाया, न्यूमोथोरैक्स मिल गया। अब डिपेंड करता है वो न्यूमोथोरैक्स का साइज क्या है। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर उसका साइज है, और तो उस पेशेंट को आपने ऑब्जर्व करना है और ऑक्सीजन थेरापी देनी है। अगर उसका साइज 1 to 2 सेंटीमीटर है और पेशेंट आपके पास स्टेबल है, तो नीडल डी एस्पिरेशन करनी है, ठीक है। अगर पेशेंट का न्यूमोथोरैक्स है 1 to 2 सेंटीमीटर और पेशेंट आपके पास अनस्टेबल है, तो इस केस में आप क्या कर देंगे, चेस्ट ट्यूब डाल देंगे। तो अब देखें, पेशेंट आपके पास आया यहाँ पे, सडन सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, एक्सरे ने 2 सेंटीमीटर मिल गया, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बताया नहीं है कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। तो वैसे मोस्ट कॉमनली, मोस्ट लाइकली हम जाते हैं टूवर्ड नीडल डीकम्प्रेशन, ठीक है। नीडल डीकम्प्रेशन करते हैं ताकि उसके जो न्यूमोथोरैक्स है उससे आप पेशेंट को रिलीफ मिले। हाँ जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी, जिसको हम एल्टॉट थेरापी भी बोलते हैं, विच एल्टॉट इम्प्रूव सर्वाइवल इन सीओपीडी पेशेंट्स हु हैव, ठीक है। तो हम सीओपीडी वाले पेशेंट्स में एल्टॉट थेरापी स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी। तो वो कहता है कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें एल्टॉट थेरापी विल इम्प्रूव इन सीओपीडी पेशेंट। अच्छा, तो पहले कहते हैं ऑक्सी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लेस देन 55 मिलीमीटर, और सेचुरेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 88%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर मोर देन 50, FeV1 लेस देन 50% प्रेडिक्टेड। अब अब हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हैं जब हमने स्टार्ट करनी होती है क्या, एल्टोड थेरापी। सबसे पहली इंडिकेशन आपकी बनती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या सेचुरेशन लेस देन 88% एट रूम एयर, ठीक है ना। जो हम मैयर करें, ठीक है, 2 दफा मैयर एट 2 ओकेजन्स पे, 2 ओकेजन्स पे हमने मैयर की, और वो भी क्या, 3 वीक्स अपार्ट, ठीक है। 3 हफ्ते बाद हमने, 3 हफ्ते बाद हमने पेशेंट की क्या की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैयर किया और सेचुरेशन मैयर की। जो 3 वीक्स अपार्ट पे भी क्या आ रही थी, उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेस देन 55 आ रहा था और ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रही थी 88%। तो दिस इज द इंडिकेशन फॉर व्हाट, एल्टोड थेरापी, लो लॉन्ग टर्म आपने ऑक्सीजन थेरापी स्टार्ट कर देनी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा बन जाता है। क्वेश्चन 17 में वो कहते हैं, a 55-year-old male
मैन 55-year-old man with a history of COPD presents to ER with wide chest wheezes and breathlessness. He is afebrile. His pulse rate is tachy चल रहा है 114, BP 128/32, respirate tachypnea चल रहा है, oxygen saturation is 85%. He started on 24% oxygen by Venturi face mask. What is the most appropriate next step in the management? सीओपीडी का पेशेंट आया, वो हमारे पास आया वीज के साथ, ब्रेथलेसनेस के साथ, एफीब है, टेकिकार्डिया चल रहा है, बीपी ठीक है, टेकिपनिया चल रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 85% थी, इसलिए हमने उसको 24% ऑक्सीजन लगाई। लेकिन ये याद रखिएगा, सीओपीडी वाले पेशेंट को हम वेंट्यूरी फेस मास्क के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ऑक्सीजन तो उसको दे दी है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इंक्रीज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन लगाने के बाद उन्होंने ये तो नहीं बताया कि पेशेंट डिटेरिएट हो रही है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है, तो मतलब वो 24% पे ऑक्सीजन अपनी ठीक ले रहा है। इंक्रीज ऑक्सीजन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स, सल्बुटामोल नेबुलाइजेशन एंड आईवी थियोफाइलिन, ठीक है। अब सिस्टेमिक स्टीरॉइड, सबसे पहले हमने क्या की, सीओपीडी वाला पेशेंट आया तो हमने सबसे पहले उसको लगानी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिक होता है। ऑक्सीजन के बाद हमारा काम शुरू होता है टुवर्ड नेबुलाइजेशन, सल्बुटामोल नेबुलाइजेशन, ठीक है। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स आप हमेशा स्टार्ट करते हैं आफ्टर नेबुलाइजेशन, ठीक है। और आईवी थियोफाइलिन उस वक्त आप करते हो जब पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो टुवर्ड्स नेबुलाइजेशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके पास अप्रोच होती है ट्रीटमेंट की, आपने करनी होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन लगानी है आपने, फिर उसको नेप्स करवाने हैं, फिर अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर उसको सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स पे ले जाएं। अगर इन दोनों के बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करा तो आप आईवी थियोफाइलिन पे ले जाएं। उसके बाद भी नहीं करा तो आप पेशेंट को वेंटिलेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप आपका बन रहा था सल्बुटामोल नेबुलाइजेशन। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद क्लबिंग? कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो जिनका विच आर एसोसिएटेड विद क्लबिंग? अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम ऐसी डिजीजेस पढ़ते हैं जिनकी एसोसिएशन होती है क्लबिंग के साथ। क्लबिंग की वैसी कॉजेज भी क्या है? क्लबिंग ही है, ठीक है। सी फॉर सियानोटिक हार्ट डिजीजेज, एल फॉर लिवर डिजीजेज, यू फॉर यूरेमिया, ठीक है। बी फॉर ब्रोंकिएक्टेसिस, बी फॉर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, आई फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एन फॉर न्यूप्लाज्म्स, जी फॉर जीआईटी डिजीज लाइक आईबीडी, ठीक है। ये आपके पास टोटल आपके पास मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें क्या होती है? क्लबिंग होती है। आई में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या आईएलडी भी हो सकता है, ठीक है। आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ऐसी 3 डिजीज हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग कैंसर एंड आईएलडी, ऐसी डिजीज हैं जिनमें क्या होती है? क्लबिंग होती है। तो एज्मा में नहीं होती, ये गलत ऑप्शन है। निमोनिया में नहीं होती, ये भी नहीं है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी नहीं होती। ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस एक वाहिद यहाँ पे है जिसमें क्या होती है? क्लबिंग होती है। या तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 19, कहते हैं 48-year-old मैन प्रेजेंट टू द फिजिशियन विद एपिसोडिक डेली प्रोडक्टिव कफ। पेशेंट को एपिसोडिक डेली प्रोडक्टिव कफ है ऑफ येलो फाउल स्मेलिंग स्पूटम, येलो फाउल स्मेलिंग है, एसोसिएटेड विद हिमोप्टेसिस फॉर द लास्ट 2 years। ही डिनाइड एनी फीवर और चेस्ट पेन, कोई फीवर नहीं है, कोई चेस्ट पेन नहीं है। एग्जामिनेशन शोज डिजिटल क्लबिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब डिजिटल क्लबिंग उसने बता दिया, मतलब एज्मा में क्लबिंग होती है नहीं, निकाल देते हैं। ब्रोंकियोटेसिस में होती है,
सार्कोइडोसिस जो एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है, टीबी में नहीं होती। अब ठीक है, तो एक चीज से हमने दो ऑप्शंस को निकाल फेंका है। अब बाकी चीजें बच गई हैं आपके पास, ब्रोंकिएक्टेसिस और सार्कोइडोसिस। ठीक है, अब ब्रोंकिएक्टेसिस आपको पता है क्या है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है आपके एल्विलाई की। तो पेशेंट की ब्रोंकियोप्टेसिस में जो पेशेंट की मेन कंप्लेंट होती है प्रोडक्टिव कफ की, और वो भी क्या, फाउल स्मेलिंग। ठीक है, तो और हिमोप्टेसिस भी होती है पेशेंट को। ठीक है, तो कोई भी फीवर या चेस्ट पेन की हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन सार्कोइडोसिस में चेस्ट पेन भी होता है, फीवर भी होता है। ठीक है, जिसको हम लोफ्ग्रेन सिंड्रोम पढ़ते हैं आगे जाके। हम जब अभी कुछ एमसीक्यू में हम जाके जब सार्कोइडोसिस स्टार्ट करें तो आप वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन ब्रोंकिएक्टेसिस की तरफ चला जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन 20, which organs are primarily affected in cystic fibrosis? कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्राइमरली अफेक्टेड होते हैं इन सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, एक आपके पास एक प्रोटीन होती है CFTR। ठीक है, CFTR एक जीन होती है आपके पास, प्रोटीन होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोराइड एक्सक्रीशन। ठीक है, क्लोराइड एक्सक्रीशन होती है इसमें। ये वैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है ना, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को टारगेट करती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, जैसे आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, हमारे लंग्स हैं और पैंक्रियाज है। ठीक है, तो आप पर ये तीन सिस्टम को टारगेट करती है। तो वो पूछ रही थे कौन कौन से आर्गन है, लंग्स, पैंक्रियाज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपके पास प्रोस्टेट। तो ये ऑप्शन आपका बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 21, क्लासिक ट्राइएड ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म सिम्टम्स इंक्लूड। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्लासिक ट्राइएड आपसे पूछ रहा है। सिंपल, वो आपसे पूछ रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। पहला ट्राइएड है चेस्ट पेन का, डिस्पनिया का, हिमोप्टेसिस का। आगे कफ, वीज, फीवर, ऑर्थोपनिया, PND, एडिमा, सियानोसिस, कफ, स्पूटम। अब जनाब, अब जो आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्लासिकली ट्राइएड होता है वो होता है SOB, यानी कि डिस्पनिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे चेस्ट पेन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हिमोप्टेसिस। ठीक है, दिस इज द टिपिकल ट्राइएड ऑफ व्हाट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो चेस्ट पेन, डिस्पनिया और हिमोप्टेसिस, ये चार तीनों किसमें होती हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ठीक है, कफ, फीवर, वीज, ये आपके पास भी इसमें बहुत मिनिमली फाइंडिंग होती हैं। ऑर्थोपिया वगैरह ये बहुत बहुत मिनिमल मिनिमल फाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे अल्फा है। आगे वो पूछते हैं द मोस्ट कॉमन ECG एबनॉर्मलिटी इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जी जनाब, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट MCQ है। ECG पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे आपको एक ECG फाइंडिंग मिलती है विच इज S1Q3 T3 पैटर्न। ठीक है, लीड वन में आपको क्या मिलता है? डीप एस वेव मिलती है। ठीक है, डीप एस वेव। और लीड थ्री में, ठीक है, S1 ये आ गई लीड वन में, Q3 और T3, क्यू में आपको क्या मिलती है? पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ठीक है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। और T3 टी वेव इन्वर्जन। ठीक हो गया, टी वेव इन्वर्जन मिल गया। तो ये टिपिकली फाइंडिंग है ECG की पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, S1Q3 T3 पैटर्न। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म? जी जनाब, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के इन्वेस्टिगेशन चॉइस है आपके पास CTPA।
ठीक है। CTP इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। VQ स्कैन आपके पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट आपके पास करते हैं। एक्सरे की कोई अहमियत नहीं है। डी डायमर्स आप करते हैं जब आपके पास सस्पिशन होती है DVT की। ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 24। CTPA is the investigation of choice for pulmonary embolism. In a pregnant woman suspected of pulmonary embolism, the preferred imaging modality is, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है CTPA। वही अगर प्रेग्नेंट वुमेन की तरफ केस चला जाए तो वहां पे आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चली जाती है VQ स्कैन। ठीक है। VQ स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर CTPA पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है। हम यहाँ पे CT स्कैन नहीं करते। जो रेज वगैरह होंगी वो प्रेग्नेंट फीमेल को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। तो वीक्यू स्कैन एक आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, बट इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 24। अब वो कहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म विच एंटीकोगुलेंट इज प्रेफर्ड। पेशेंट को आप लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कर रहे हो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, तो कौन सा एंटीकोगुलेंट दोगे आप। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं। पेशेंट आपके पास आया इनिशियली, ठीक है, पहली दफा आपके पास आया है कंप्लेंट्स लेके, किसकी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम लेके आया। ठीक है। तो उसमें आप स्टार्ट करते हैं लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, LMWH। ठीक है। या आपके पास अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यूज करते हैं। ठीक हो गया। इन केस ऑफ इनिशियली, इनिशियल से मतलब है फर्स्टली 5 to 10 डेज। ठीक है। 5 to 10 डेज के लिए आप उसको ट्रीटमेंट करें, इनिशियल ट्रीटमेंट करें। अगर आप उसको कर रहे हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म मैनेज पे मतलब आप उसको 3 से 6 महीने के लिए, 5 से 6 महीने के लिए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करनी है आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, तो इस केस में आप पेशेंट को देते हैं वेरफ्रीन। ठीक है। वेरफ्रीन देते हैं और पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं। ठीक है। रिकरेंस के लिए, रिकरेंस प्रिवेंशन, पेशेंट को दोबारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अटैक ना हो, रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए आप, ठीक है, तो वारफरीन को कंटिन्यू करते हैं। तीन चीजें हैं, इनिशियल, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। इनिशियल में हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम वेरफ्रीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन वेरफ्रीन बन जाता है। क्वेश्चन 26 पूछते हैं मिडिल एज्ड मेल, मिडिल एज मेल है जो कंप्लेन करता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, चेस्ट एक्सरे जब करवाया गया तो एविडेंस हुआ प्लूरल एफियन का। ठीक है। जब प्लूरल एफियन की एस्पिरेशन की गई तो वो उसकी एनालिसिस हुई, एनालिसिस हो गई, एनालिसिस कहती है कि प्लूरल एफियन इज एक्सुडेटिव। ठीक है। पेशेंट हमारे पास आया छोटा सा ब्रेथ के साथ, एक्सरे करवाया गया तो प्लूरल फिजन मिला। अब प्लूरल फिजन का आपको पता है दो टाइप्स हैं, एक एक्सुडेटिव एक ट्रांसुडेटिव। और वो कहते हैं कि एक्सुडेटिव जनाब बन गया। अब वो कहता है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कंफर्म करेगा कि ये आपके पास एक्सुडेटिव ही प्लूरल फिजन है। ठीक है। तो आपको याद होगा एक्सुडेटिव और प्लूरल फिजन के लिए हम एक क्राइटेरिया याद रखते हैं विच इज लाइट्स क्राइटेरिया। ठीक है। लाइट्स क्राइटेरिया क्या कहता है, लाइट्स क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपने किसी भी प्लूरल फिजन को एक्सुडेटिव प्लूरल फिजन बनाना है तो आपके पास जनाब होना चाहिए प्लूरल प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन मोर देन 0.5, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब ये भी गलत है। प्लूरल LDH डिवाइडेड बाय सीरम LDH इज शुड बी मोर देन 0.6। ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, लेस देन, तो ये ऑप्शन भी आपके पास गलत है। आगे कहते हैं LDH इज मोर देन द 1/3 ऑफ अपर लिमिट।
and plural LDH is more than 2-3 of serum LDH. This is the correct option. मतलब आपके पास ऐसी तीन कंडीशन द लाइट क्राइटेरिया कहता है अगर प्लूरल प्रोटीन डिवाइडेड बाय सीरम प्रोटीन इज मोर देन 0.5 तो दिस इज एक्सुडेटिव प्लूरल एफिशन. If the plural LDH divided by serum LDH is more than 0.6, then this is also exudative pleural effusion. And the lastly, the plural LDH is more than 2/3 of serum, 2/3 of serum LDH is also but exudative. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लेस का यूज किया हुआ था, यहाँ पे भी लेस यूज किया हुआ है, यहाँ इसने 1/3 यूज कर लिया, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे ये गलत बन जाते हैं. करेक्ट ऑप्शन आपके बन जाता है प्लूरल एलडीएच. इस तरीके से आप ये लाइट क्राइटेरिया आपने अप्लाई करना होता है. ठीक है, प्लूरल फ्लूएंट का ये लाइट क्राइटेरिया है आपको, तो करेक्ट ऑप्शन आप पर डेल्टा बन जाता है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन 27 is asking about the most common cause of pleural effusion worldwide. प्लूरल effusion की वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमन कॉज इज द कंजस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कॉज. इसको आपने याद रखना है, हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लूरल एफिशिएंट वर्ल्ड वाइड. क्वेश्चन 28 कहते हैं इन ट्यूबरकुलस प्लूरल एफिशिएंट. ठीक है, प्लूरल एफिशिएंट की बहुत सारे ढेरों कॉजेज हैं. कहते हैं टीबी वाले पेशेंट को ही प्लूरल एफिशिएंट. व्हाट इज द प्लूरल फ्लूइड करेक्टरिस्टिकली शोज. अब उसका जो वो प्लूरल प्लूरल फ्लूइड होगा टीबी वाले पेशेंट का, तो उस प्लूरल फ्लूइड में आपके पास क्या क्या चीजें मिलेंगी. क्या ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस, lymphocytic predominance with high ADA, eosinophilia and the low protein content. अब हम पढ़ते हैं ट्यूबरकुलस प्लूरल एफिशिएंट की प्लूरल फ्लूइड की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो कैसी होंगी. तो सबसे पहले जो उसकी करेक्टरिस्टिक है आपको उसमें मिलती हैं लिम्फोसाइट्स. ठीक है, जो सेल टाइप आपको मिलते हैं वो कैसे होते हैं, लिम्फोसाइट्स मिलते हैं. प्रोटीन की बात की जाए तो वो हाई होती है. ठीक है, सेल टाइप आपको क्या मिलता है, लिम्फोसाइट. प्रोटीन हाई होती है. एलडीएच की बात करें तो वो आपके पास वो भी हाई होता है. ग्लूकोज आपके पास लो होता है और पीएच आपके पास भी लो होती है. और एडीए लेवल जो एडिनोसिन डीअमाइनेज है वो रेज्ड होता है. ठीक है, तो ये आपके पास है ट्यूबरकुलस प्लूरल एफिशिएंट की फीचर. सेल टाइप इज लिम्फोसाइट. ठीक है, protein level is high, LDH level is high, glucose level is low, pH is low and ADA is high. तो यहाँ पे आपके पास न्यूट्रोफिलिक प्रीडोमिनेंस सेल टाइप तो है नहीं. सेल टाइप हमारे पास कौन सी होती है, लिम्फोसाइट. तो ये ऑप्शन आपके पास गलत बन जाता है. आगे वो कहते हैं लो प्रोटीन कंटेंट. प्रोटीन कंटेंट तो हमने पढ़ा कि हाई होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. इयोसिनोफिलिया ये भी नहीं होता. तो लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंस विद हाई एरिया. ठीक है, तो ये आपके पास है ट्यूबरकुलस प्लूरल एफिशिएंट की फीचर्स है, इनको आपने अच्छे से याद रखना है. द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. क्वेश्चन 29. He says 26-year-old man presented to emergency with increasing shortness of breath, chest pain on left side. He has been heavy smoker for the past 4 years. He doesn't have any past medical history. What is likely diagnosis? ठीक है, कहते हैं 26 ईयर का पेशेंट है जो इमरजेंसी में आया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, चेस्ट पेन है लेफ्ट साइड पे, और वो स्मोकर हैवी स्मोकर रहा है पिछले 4 साल से, लेकिन उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. क्या डायग्नोसिस बन सकता है, प्लूरल एफिशिएंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोथोरेक्स और निमोनिया. ठीक है, अगर आप इन वन बाय वन निकालते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है. अगर प्लूरल एफिशिएंट की बात की जाए, प्लूरल एफिशिएंट में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है. ठीक है, लेकिन प्लूरल एफिशिएंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपके पास होती है ग्रेजुअल, नॉट इन सडन ऑनसेट. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ उसको सडन हुई है, तो यहाँ प्लूरल एफिशिएंट आपका जनाब ये तो निकल जाता है. अगर बात की जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट पेन होता है, मान लिया लेफ्ट साइड पे, हैवी स्मोकर की भी हिस्ट्री भी हो सकती है. लेकिन एक और चीज है, आपको पता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो आपके पास है वो रिस्क फैक्टर अपने साथ लेके आता है. रिस्क फैक्टर क्या थे हमारे पास,
ठीक है, रिस्क फैक्टर ये थे, या तो पेशेंट इमोबाइल होगा काफी टाइम से, या तो उसकी कोई सर्जरी हुई होगी, या वो कोई फीमेल थी जो ओसीपी यूज कर रही होगी, और मोस्ट लाइकली वो एल्डर पेशेंट्स में होता है। ठीक है, ओल्डर पेशेंट्स में होता है, ना कि यंग पेशेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आपका रूल आउट हो जाता है। नमूनिया की बात की जाए, नमूनिया आपको पता है एक इन्फेक्टिव डिजीज है। ठीक है, पेशेंट को फीवर भी होगा उसमें। ठीक है, कफ भी हो सकती है, कफ भी होगी, आपको सीबीसी की फाइंडिंग मिलेंगी जहाँ पे आपका टीएलसी रेज होगा, चेस्ट पेन भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऐसा डायग्नोसिस है, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, क्योंकि न्यूमोथोरिक जो है यंग पेशेंट में है, स्मोकर भी है, ऑनसेट भी सडन है, चेस्ट पेन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास ऑप्शन न्यूमोथोरिक्स करेक्ट बन जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा आंसर ठीक है, क्यों है, और जो नहीं ठीक वो क्यों नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन 30, द इनिशियल इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स के साथ पेशेंट आया है, इनिशियल मैनेजमेंट क्या है? चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, नीडल डीकम्प्रेशन एट सेकंड इंटरकोर्सल पे, मिड क्लेविकुलर है। ठीक है, तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स में जो इनिशियल मैनेजमेंट है, फर्स्ट पहला काम जो आप क्या करते हैं, नीडल डीकम्प्रेशन करते हैं। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 31, 45-year-old man is admitted with severe community acquired pneumonia। पेशेंट एडमिटेड है severe acquired pneumonia के साथ। Despite antibiotics and fluids, he developed increasing dyspnea and hypoxemia. Chest X-ray shows bilateral alveolar infiltrates. Which of the following best describe the underlying pathophysiology? जी जनाब, अब वो आपसे पूछ रहा है कि पेशेंट एडमिटेड था फॉर द कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। ठीक है, तो उसको अचानक से डिस्पनिया स्टार्ट हो गया, हाइपोक्सिमिया स्टार्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे जब करवाएगा तो बायलेटरल एल्व्यूलर इनफिल्ट्रेट्स आपको मिले वहां पे। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी। तो ये आपके पास एक है एआरडीएस का केस। ठीक है, एआरडीएस का केस, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, ये है आपके पास किसका, एआरडीएस का केस। अब एआरडीएस के बारे में कुछ हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, होता क्या है। अगर एआरडीएस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़े तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लंग इंजरी है। ठीक है, मतलब कोई भी अंडरलाइंग डिजीज होगी, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया पेशेंट को क्या है, एक्वायर्ड निमोनिया है, या पेशेंट एस्पायरेशन कर गया, या ट्रोमाटोज पेशेंट था। तो इससे हुआ क्या, जो हमारे पास जो एल्वियुलर मेम्ब्रेन थी हमारे लंग की, वो डैमेज हो गई है, उसको इन्फ्लेमेटरी डैमेज पहुंचा है। ओके, तो जिससे क्या हो गया, एआरडीएस हो सकता है। अब सवाल आता है, डिक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, increased alveolar capillary permeability, decreased plasma oncotic pressure and left ventricular failure। अब देखें, हमने ये बात की है कि अंडरलाइंग डिजीज चल रही है कि पेशेंट को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया चल रहा है, जिससे क्या होगी, इन्फ्लेमेटरी डैमेज होगा टुवर्ड्स बट एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन को इन्फ्लेमेटरी डैमेज होगा। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज थी उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। किसकी, जो आपके पास पल्मोनरी कैपिलरीज थी उनकी क्या बढ़ जाएगी, परमिएबिलिटी। ठीक है, जो आपके पास प्रोटीन रिच फ्लूइड था, प्रोटीन रिच फ्लूइड वो एल्बुलाई में चला जाएगा, उसकी लीकेज हो जाएगी। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज जो होगी
वो रिड्यूस हो जाएगी, लंग कंप्रेस भी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है रिलेटेड टू द ARDS, और वो आपके पास एक ही है, विच इज इंक्रीज्ड एल्व्यूलर कैपिलरी परमिएबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज्ड एल्व्यूलर कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से आपके पास ये सारा काम हुआ है। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 32। 48-year-old obese man complained of daytime sleepiness and loud snoring। 48 साल का एक मोटा है बंदा है, ओबीज पेशेंट है, कंप्लेन करते हैं डे टाइम स्लीपीनेस की और लाउड स्नोरिंग की। हिज वाइफ सेज दैट ही इज एपिसोड ऑफ नॉट ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप। उसकी बीवी कहती है कि ये सोते हुए ब्रीथ नहीं करता। ब्रीथ नहीं करता मतलब ही हैज एपनिया। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट डायग्नोस्टिक ट्रैप? तो जनाब ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है पेशेंट को, ओबीज पेशेंट में होती है। वो कहते हैं कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप आर एबीजीज, ओवरनाइट पल्स ऑक्सीमेट्री, पोलीसोमनोग्राफी एंड ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक है, अब अगर हम बात की जाए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, तो ओबीज पेशेंट्स में होता है, पेशेंट लाउड स्नोर करता है। ठीक है, एपनिया के एपिसोड्स होते हैं और डे टाइम स्लीपीनेस होता है, दिन में होता है। ठीक है, तो ये आपके पास चार फीचर्स हैं। ओबीज पेशेंट होगा, दिन टाइम सोता होगा, स्नोर करता होगा और एपनिया के एपिसोड्स होते होंगे। ठीक है, अगर बात की जाए अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो आपके पास एबीजीज है, पल्स ऑक्सीमीटरी है, पॉलीसोमनोग्राफी है, ईईजी है। ईईजी तो वैसे भी निकल जाता है, जो आपके पास ब्रेन एक्टिविटीज को असेस करता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक है, पॉलीसोमनोग्राफी इज द बेस्ट है, जिनको हम स्लीप स्टडीज भी बोलते हैं। ठीक है, स्लीप स्टडीज करवाते हैं ऐसे पेशेंट की। तो स्लीप स्टडी पॉलीसोमनोग्राफी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे वो कहते हैं चाइल्ड विद फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन एंड डॉक्टर प्रिपेयरिंग हिम टू डू ब्रोंकोस्कोपी, वेयर डिड द डॉक्टर एक्सपेक्ट हिज लोकेशन। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी आपका ये फर्क कर ले, आपका है ट्रेकिया है, ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस। हमने पढ़ा है कि राइट मेन ब्रोंकस जो होता है, एक तो वाइडर होता है, ठीक है ना, और वर्टिकल होता है टुवर्ड्स बट ट्रेकिया, और शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। ठीक है, तो चीजें जो होती हैं इट टेंड टू कम इनटू राइट राइट साइड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बच्चा फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन कर गया है, डॉक्टर उसको ब्रोंकोस्कोपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और डॉक्टर क्या एक्सपेक्ट करेगा किसकी लोकेशन का होगी, टुवर्ड हेयरिंग्स ट्रेकिया राइट मेन ब्रोंकस। ठीक है, तो राइट मेन ब्रोंकस में पेश क्या करेगा, डॉक्टर एक्सपेक्ट करेगा कि वो फॉरेन बॉडी होगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन 34। A 28-year-old African woman presents with dry cough, fatigue, and bilateral hilar lymphadenopathy on chest X-ray. Her serum ACE is and calcium levels are elevated, but is most likely diagnosis. Tuberculosis, sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis, and lymphoma। तो एक यंग अफ्रीकन वुमेन है, उसको ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ है, फटीग भी है, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है चेस्ट एक्सरे पे, BHL, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है। उसका सीरम एस लेवल भी बढ़ा हुआ है और साथ में कैल्शियम लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो ये क्लासिक क्लासिक सिम्टम्स हैं किसके, सार्काइडोसिस के। ठीक है, अब सार्काइडोसिस में होता क्या है, सबसे पहले तो बात कर ली कि जाए कि ये फीमेल में होती है। ठीक है, स्पेशली अफ्रीकन फीमेल में। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे आपको बायलेटरल हाइरल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है। और इसकी हिस्टोलॉजी की बात की जाए तो इट इज नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये नॉन इफेक्टिव, एक नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन है ना।
इन्फेक्टिव कंडीशन में हमेशा आपके पास केजिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलेंगे, तो ये एक नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास यहाँ पे मिलेंगे। ओके, ठीक है। हमने क्या बात की, फीमेल में होगी, एक्सरे पे आपको बायलेटरल हाइड्रोलिम्फोडेनोपैथी मिलेगा, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है। सीरम एस लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, सीरम कैल्शियम लेवल यहाँ पे आप इसको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। सिम्टम वही आपके मिलेंगे। तो ये आपके पास क्या है, सार्काइडोसिस का सिम्टम है। क्वेश्चन 35। 55-year-old man presents with progressive shortness of breath and dry cough for 6 months. He has clubbing and fine inspiratory crackles. Chest X-ray shows reticulonodular pattern predominantly in the lower zone. What is most likely diagnosis? जी जनाब, एक तो बात कर दी है इसने जनाब, क्लबिंग की बात कर दी है। अब क्लबिंग के हवाले से कुछ चीजें निकाल लेते हैं। सीओपीडी में क्लबिंग होती है? नहीं, इसको निकाल दें। सार्कोइडोसिस में होती है? होती है। आईपीएफ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस विच इज रिलेटेड टू आईएलडी, इसमें भी होती है। ट्यूबरकुलोसिस में होती है? नहीं होती। ठीक है, दो ऑप्शन, तो एक क्लबिंग से आपके पास दो ऑप्शन निकल गए। अब ऑप्शन रह गए दो, एक सार्कोइडोसिस रह गया और दूसरा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस रह गया। अब अब ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है? सार्कोइडोसिस तो हमने पढ़ लिया, अब इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ते हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है, ये किन में होती है? मिडिल एज लोगों में होती है। ठीक है, मिडिल एज लोगों में होगी। अगर इसके ऑनसेट की बात की जाए तो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है इसका। ठीक है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, लाइक डिस्पनिया, ड्राई कफ वगैरह वगैरह जो पेशेंट को आ रही है, ड्राई कफ फॉर 6 मंथ से आ रही है। ठीक है, 6 मंथ से मतलब ये कि आपको ग्रेजुअल ऑनसेट है, क्रॉनिक केस है पेशेंट का। क्लबिंग होती है। ठीक है, पहले हम बात कर चुके हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्लबिंग होगी। चेक्स एक्सरे की फाइंडिंग क्या मिलती है आपको? रेटिकुलोनोड्यूलर पैटर्न मिलता है, या जिसको हम हनी कम्बिंग अपीयरेंस भी बोलते हैं, हनी कम्बिंग अपीयरेंस भी बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अगर इसको कंपेयर की जाए एज कंपेयर टू सार्कोइडोसिस, तो सार्कोइडोसिस में हम पढ़ के आए कि चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिलता है? बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी मिलता है। ठीक है, अगर लंग जोन्स की बात की जाए तो आपके पास जो सार्कोइडोसिस के लंग जोन होते हैं वो अपर और मिडल जोन होते हैं। कौन से? अपर और मिडल जोन होते हैं किसमें? सार्कोइडोसिस में। जबकि यहाँ पे आपको लोअर जोन में रेटिकोनोडुलर पैटर्न मिल रहा है। एक डिफरेंस आपको क्या मिला कि सार्कोइडोसिस में बायलेटरल हाइरल लिम्फोडेनोपैथी होती है, और बायलेटरल हाइरल लिम्फोडेनोपैथी भी अपर जोन में होगी या मिडल जोन में होगी। जबकि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में आपको रेटिकोनोडुलर पैटर्न मिलेगा, और वो भी किसमें मिलेगा? इन लोअर जोन। ओके, तो ये इस तरीके से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। क्वेश्चन 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज? कौन सी ऐसी ड्रग है जो आईएलडी के साथ रिलेटेड है? एंड दैट इज अमाइड्रॉन, दैट इज एन एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिक ड्रग अमाइड्रॉन का एक साइड इफेक्ट है विच कॉजेज आईएलडी। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। Coming toward the question number 37, he says, which of the following finding differentiates sarcoidosis from IPF on imaging? हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। वो कह रहा है sarcoidosis से IPF को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बाय बायलेटरल हाइरल लिम्फोडेनोपैथी, जो फीचर है आपके पास sarcoidosis का। ठीक है, क्वेश्चन 38 कहता है नॉन स्मोकर है पेशेंट मेनी ईयर से, केम टू क्लिनिक फॉर पल्मोनरी कैंसर स्क्रीनिंग। ठीक है, पेशेंट आपके पास है जनाब किसका? एक नॉन स्मोकर है काफी सालों से, और वो पल्मोनरी कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए आया है। तो उसकी स्क्रीनिंग आप कैसे करेंगे? बाय चेस्ट एक्सरे, बाय लंग बायोप्सी, बाय ब्रोंकोस्कोपी, और बाय लो डोज सीटी चेस्ट। ओके, अब अगर बात की जाए कुछ गाइडलाइंस के हवाले से रिलेटेड टू द पल्मोनरी कैंसर। ठीक है, पेशेंट की एज ओल्डर एज होगा, 50+ होगा। ठीक है, 50+ होगा, स्मोकर होगा, 25-30 ईयर की बैक हिस्ट्री की स्मोकिंग होगी। ठीक है, तो उसका आपने हमेशा स्क्रीनिंग करनी है लो डोज सीटी चेस्ट। ठीक है, लो डोज सीटी चेस्ट इज द स्क्रीनिंग मार्कर, स्क्रीनिंग फॉर पल्मोनरी कैंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो लो डोज सीटी चेस्ट होता है ना, होता क्या है,
ये पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है, अर्ली डिटेक्ट कर लेता है लंग कैंसर को, ठीक है। तो इसलिए हम इसी की वजह से लंग कैंसर मोर्टेलिटी डिक्रीज हो चुकी है। अगर कोई पेशेंट 50+ है और वो नॉन स्मोकर है काफी टाइम से, तो उसकी आपके पास क्या होनी चाहिए, लो डोज सीटी चेस्ट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हाँ जी, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 39 है हमारे पास। कहते हैं ए क्रोनिक स्मोकर विद ड्राई कफ and significant weight loss. On examination, he has ptosis, meiosis. What is the most likely diagnosis? जी जनाब, पेशेंट को एक क्रॉनिक स्मोकर है जिसको ड्राई कफ है, वेट लॉस है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। जब इसकी एग्जामिनेशन की गई तो उसको टॉसिस मिली, मेयोसिस मिली। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो यहाँ पे आपके पास वो एक ना, एक लंग कैंसर की डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको, ठीक है। लंग कैंसर की, लंग कैंसर जब हमने साथ पढ़े थे तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, विच पर पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स, ठीक है। लंग कैंसर के होते हुए कुछ और सिम्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो डिफरेंट हमने अब आपके पास थे, स्केमस सेल कैंसर था, अडीनो कैंसर हमने पढ़ा, स्मॉल सेल लंग कैंसर पढ़ा, लार्ज सेल लंग कैंसर पढ़ा। तो हर कैंसर डिफरेंट डिफरेंट अपने साथ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम लेके आता है। जो आपके पास ये हॉर्नर सिंड्रोम, ये जो टॉसिस है, मियोसिस है, ठीक है, ये एक हॉर्नर सिंड्रोम का फीचर है ना, हॉर्नर सिंड्रोम। क्योंकि T1 जो आपके पास एक होता है पेनकोस ट्यूमर, ठीक है। कौन सा होता है? पेनकोस ट्यूमर। पेनकोस ट्यूमर से होता क्या है? पेनकोस ट्यूमर से ये होता है, जो आपके लंग का होता है पेनकोस ट्यूमर, वो वो इन्वेड कर जाएगा, चला जाएगा टूवर्ड्स योर ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस हमने पढ़ा था, आपको याद हो, हमने अपर ट्रंक लोअर ट्रंक इंजरी पढ़ी थी। अपर ट्रंक इंजरी में हमने डिस्कशन की थी, T1 स्पाइनल सेगमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। T1 स्पाइनल सेगमेंट की वजह से आपके पास, ठीक है, आ जाता है आपके पास हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर्स आ जाते हैं, जिसमें टॉसिस मियोसिस वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इन्वॉल्वमेंट होती है स्केमस सेल लंग कैंसर के साथ, ठीक है। ये पेनकोस ट्यूमर की स्केमस सेल लंग कैंसर के साथ। तो ये आपने याद रखना है, टॉसिस मियोसिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लंग कैंसर हुआ था पेशेंट को, उसके साथ इसको हो गया पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपके पास स्केमस सेल लंग कैंसर करेक्ट ऑप्शन बच जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन 40। आगे वो कहते हैं विच लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन इन नॉन स्मोकर्स एंड वुमेन। अब हमने इतने सारे कैंसर पढ़े, लंग कैंसर पढ़े, तो हमने देखा कि कुछ लंग कैंसर थे जो स्मोकर्स में कॉमन थे, कुछ लंग कैंसर थे जो नॉन स्मोकर्स में कॉमन थे। जो कॉमनेस्ट लंग कैंसर है इन स्मोकर्स इज स्केमस सेल कैंसर, ये याद रखिएगा। स्केमस सेल कैंसर किस में होता है? स्मोकर्स में होता है। और नॉन स्मोकर्स में आपके पास होता है अडीनो कैंसर। तो यहाँ से आपके पास अडीनो कैंसर इज द करेक्ट ऑप्शन बच जाता है। आगे चलते हैं 41। कहते हैं 30-year old pregnant with headache, cough, pharyngeal examination reveals erythema without purulent exudate. If the patient has pneumonia due to chlamydia pneumonia, which of the following drug is safe to her? अब पेशेंट को नमूनिया हो गया और पेशेंट है भी प्रेग्नेंट, तो आपने ऐसी एंटीबायोटिक देनी है विच इज सेफ एंटीबायोटिक, प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक, अजीथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन। अब कौन सी है? अब हम बात करते हैं सेफ प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक्स की। इन ऑप्शंस में जो है आपका जो अजीथ्रोमाइसिन है, ठीक है ना, इट इज सेफ एंटीबायोटिक आपके पास है। टेट्रासाइक्लिन ये बहुत, ये ट्रेटोजेनिक एंटीबायोटिक है, ये आप प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते। इरिथ्रोमाइसिन भी जनरली सेफ है, इरिथ्रोमाइसिन, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जीआईटी सिम्टम्स कर देती है पेशेंट में,
GIT साइड इफेक्ट कर देते हैं। तो इस हवाले से ऑफ्लॉक्सासिन ये भी कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। तो अजिथ्रोमाइसिन आपके पास एक टेबलेट बन जाती है जो नमूनिया को ट्रीट करेगी, ठीक है, तो इसलिए एजिथ्रोमाइसिन इज द करेक्ट ऑप्शन है यार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 44 में कहते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग लोबार नमूनिया। लोबार नमूनिया के लिए एक ही आपके पास ऑर्गेनिज्म है विच इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉजिंग लोबार नमूनिया। क्वेश्चन 43, 30 ईयर ओल्ड वुमेन डिवेलप्स माइल्ड ड्राई कफ। 30 साल की औरत है जिसको हल्की फुल्की खुश खांसी हुई है, लो ग्रेड फीवर है, पैची बायलेटरल इनफिल्ट्रेट्स ऑन चेस्ट एक्सरे, कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट इज पॉजिटिव, व्हाट इज लाइकली ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, तो यहाँ पे उसने एक फीचर्स दे दी हैं। 30 साल की औरत आई आपके पास, ड्राई कफ थी उसको, फीवर लो ग्रेड था, जब चेस्ट एक्सरे करवाया गया तो आपको मिले पैची इनफिल्ट्रेट्स और वो भी बायलेटरल मिले, कोल्ड एग्लूटिनेंट टेस्ट पॉजिटिव था, व्हाट इज द लाइकली ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ना एटिपिकल फीचर्स बता रहा है, पेशेंट की एटिपिकल फीचर्स बता रहा है, एटिपिकल नमूनिया के फीचर्स बता रहा है, और वो आपके पास बन जाता है एक माइकोप्लाज्मा नमूनिया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नमूनिया जो एक एटिपिकल नमूनिया है। ठीक है, तो ए ग्लूटिनेंट टेस्ट जो होता है वो किस में पॉजिटिव आ जाता है, इसी में आपके पास एटिपिकल नमोनियाज में। ठीक है, अगर इन्फ्लुएंट अब दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो जो लेजिनोवल नमोनिया है, ठीक है, इसमें कुछ एसोसिएशन होती हैं। अब इतने सारी पॉजिटिव एजेंट हैं निमोनियाज के, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो हर एक सिम्टम, हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। अगर बात की जाए लीजनेलिया नमोनिया की, तो ये आपके पास हाइपोनेट्रीमिया लेके आता है, डायरिया लेके आता है, कुछ ब्रेन के सिम्टम लाइक कंफ्यूजन वगैरह लेके आ जाता है। ठीक है, और ये स्पेशली स्पेशली लीजियोनेला नमोनिया ये स्पेशल ओल्डर पेशेंट्स में होगा या ऐसे पेशेंट्स में होगा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होंगे। ठीक है, जबकि यहाँ केस में आपको एक 30 साल की औरत है जो यंग है, कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज, कोई उन्होंने बताया नहीं है कि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं है। तो इस तरीके से लेजियोनेला नमोनिया में कोई हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है, सोडियम लेवल कम होगा, पेशेंट कंफ्यूज होगा, ओल्डर होगा या इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा। इस हवाले से लेजियोनेला नमोनिया यहाँ से निकल जाता है। अगर बात की जाए क्लेमाइडियल नमोनिया की, ठीक है, तो इसमें सब कुछ सेम होगा, ये भी एक एटिपिकल नमूनिया ही है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर ये केस सारा कुछ यही होता और इन्होंने यहाँ पे लगाया होता पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव, तो ये ऑप्शन आपका बन जाता क्लेमाइडिया नमूनिया। लेकिन कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट पॉजिटिव किस में होता है, माइकोप्लाज्मा नमूनिया, तो माइकोप्लाज्मा नमूनिया आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे। Question 44. Which of the following features is most suggestive of typical pneumonia rather than atypical pneumonia? जी जनाब, अब यहाँ पे वो आपसे पूछना फीचर्स पूछ रहा है जो कॉमन होते हैं टिपिकल वर्सेस एटिपिकल। अब कुछ फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, विच डिफरेंशिएट्स एटिपिकल pneumonia एंड टिपिकल pneumonia। जी जनाब, अगर बात की जाए ऑनसेट की, टिपिकल नमूनियाज में, जो टिपिकल नमूनियाज में ऑनसेट होता है वो होता है ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअली ऑनसेट होता है, इंसीडियस ग्रेड, इसमें भी दोनों में ग्रेजुअल ऑनसेट होगा। फीवर हाई ग्रेड होगा। ठीक है, टिपिकल में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर, और एटिपिकल में लो ग्रेड फीवर। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एटिपिकल नमोनिया हमने पढ़ा था और पेशेंट को एक लो ग्रेड फीवर था। ठीक है, तो टिपिकल नमोनिया में फीवर कैसा होता है, लो ग्रेड होगा, और टिपिकल नमोनिया में हाई ग्रेड फीवर हो गया, ऑनसेट ग्रेजुअल होगा। ठीक है, ग्रेड में हाई ग्रेड फीवर कम होगा। ठीक है, जबकि टिपिकल नमोनिया में प्रोडक्टिव कफ होगी, प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, एटिपिकल में ड्राई कफ होगी। अभी हमने पढ़ा, ऊपर ही पढ़ा है कि एक 30 साल की औरत थी जिसको क्या था, ड्राई कफ था। ठीक हो गया, ग्रेजुअल ऑनसेट, हाई ग्रेड फीवर, प्रोडक्टिव कफ, तो ये तीन फीचर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अगर चेस्ट फाइंडिंग्स की बात की जाए या WBC काउंट की बात की जाए तो आप पर टिपिकल नमोनियाज में
लीकोसाइटोसिस होती है, ठीक है। लीकोसाइटोस आपके बड़े हुए होंगे, जबकि एटिपिकल नमूनिया में वो नॉर्मल रहेंगे। तो ये आपके पास कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, क्लिनिकल पिक्चर्स हैं टू डिफरेंशिएट। अब बात की जाए, वो पूछ पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा था व्हाट इज द मोस्ट फीचर द फॉलोइंग फीचर द मोस्ट सजेस्टिव ऑफ टिपिकल नमूनिया। टिपिकल नमूनिया को हमने डिफरेंशिएट करना फ्रॉम द एटिपिकल नमूनिया। तो ग्रेजुअल ऑनसेट दोनों में होगा, ठीक है, ये तो नहीं बनता। नॉन प्रोडक्टिव कफ, जबकि टिपिकल नमूनिया में प्रोडक्टिव कफ होती है, ठीक है। अब एक बात करें हाई ग्रेड फीवर विद चिल, जी, टिपिकल नमूनिया में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। या आगे वो बात करें मिनिमल लीकोसाइटस, मिनिमल लीकोसाइटोसिस नहीं होती, उसमें लीकोसाइटोसिस ही होती है। तो आपके पास हाई ग्रेड फीवर विद चिल्ड ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंशिएट करता है टिपिकल नमूनिया को वर्सेस एटिपिकल नमूनिया। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question 45. Which of the following antibiotics is the most appropriate for treating community acquired atypical pneumonia? अब वो आपसे ऐसा पूछ रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड एटिपिकल निमोनिया का ट्रीटमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और वो आपके पास है अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अजिथ्रोमाइसिन इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड एटिपिकल निमोनिया। 46, फीमेल है जो कमिंग बैक से आ रही है ईस्ट एशिया से, और उसको कंप्लेन है हेमोप्टेसिस की, कफ की, नाइट स्वेटिंग की फॉर 2 मंथ्स विद चेस्ट एक्सरे शोड कैविटेशन, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। एक पेशेंट है जो ईस्ट एशिया से आ रही है, और वो आती हमें कंप्लेन कर रही है हेमोप्टेसिस की, कफ की, नाइट स्वेटिंग की, 2 मंथ से चेस्ट एक्सरे कैविटेशन शो कर रहा है। तो आप अगला काम क्या करेंगे? आपको अगला, अब आप सस्पेक्ट ऐसे पेशेंट में करें टीबी, ठीक है। टीबी सस्पेक्ट करें तो आपका पहला काम यही होना चाहिए, एएफपी, स्पूटम फॉर एएफपी, ठीक है। स्पूटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई आप सबसे पहले करवाएंगे, ठीक है। स्टार्ट एंटीटीबी, ये तो बनता ही नहीं है जब हमारे पास कुछ डायग्नोसिस ही नहीं बना, तो आप एंटीटीबी कैसे स्टार्ट करोगे? तो पहला काम आपको क्या है, स्पूटम फॉर एएफबी हमने ऐसे पेशेंट में स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 47 के बारे में वो कहते हैं विच टीबी मेडिकेशंस कैन कॉज नमनेस। अब ये एंटी टीबी मेडिकेशंस के बारे में पूछ रहा है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो नमनेस करवाती है, और वो आपके पास एक ही मेडिसिन है विच इज आइसोनाइजिड। आइसोनाइजिड आप क्या करवा देती है, नमनेस करवाती है, ठीक है। तो आपके पास चार ही आपके पास हैं टीबी ड्रग्स हैं, आइसोनाइजिड, रिफम्पिसिन, इथम्पिटोल, पायराजिनामाइड। तो हर एक की एक डिफरेंट डिफरेंट साइड इफेक्ट है, वो आपने अच्छे से याद रखने हैं। आगे वो कहता है द मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक एंटी टीबी ड्रग इज, ठीक है। पूरे जो आपके पास टीबी के ड्रग्स हैं मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक कौन है, और वो आपके पास पायराजिनामाइड, ठीक है। पायराजिनामाइड इज द मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक एंटी टीबी। नमनेस कौन करवाता है, आइसोनाइजिड। रेड यूरिन कौन करवाता है, रिफम्पिसिन, ठीक है। आर फॉर रेड और आर फॉर रिफम्पिसिन। Second last question. 25-year-old man presents with chronic cough, low grade fever, night sweats and weight loss, ठीक है। पेशेंट को क्रॉनिक कफ भी है, लो ग्रेड फीवर है, नाइट स्वेट्स हैं, वेट लॉस की हिस्ट्री भी है, चेस्ट एक्सरे करवाया है, तो अपर लोब कैविटेटरी लीजन थी। आपको पता है कि जो टीबी है वो अपर लोब, टीबी लव्स टू रिसाइड ऑन अपर लॉब, ठीक है। तो अपर लॉब की कैविटेशन मिलती है। तो ये आपके पास टिपिकल क्वेश्चन है किसका, ट्यूबरकुलोसिस टीबी का। कमिंग टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पल्मोनोलॉजी इज a patient with latent TB infection has a positive tuberculin skin test but no symptom, which drug should be given? पेशेंट को दोबारा टीबी हो गया, लेटेंट टीबी हो गया, और जब उसका ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव था, लेकिन वो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को आपने क्या देना चाहिए, ठीक है। अब
सबसे पहले आपके पास है आइसोनाइजिड फॉर 6 to 9 months, रिफम्पिसिन फॉर 2 months, INH प्लस रिफम्पिसिन फॉर 6 months, नो ट्रीटमेंट नीड। ठीक है, तो लेटेंट टीबी जो होती है ना, उसके लिए आप सिंपल आइसोलेटेड INH देते हैं, आइसोनाइजिड देते हैं 6 से 9 महीनों के लिए। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को लेटेंट टीबी इन्फेक्शन हो गया तो लेटेंट टीबी का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है आइसोनाइजिड फॉर 6 to 9 months। जी, दैट्स ऑल अबाउट आवर पल्मोनोलॉजी।